साथियों नमस्कार। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जिसे मांग में संचलन और मांग में परिवर्तन जिसे मांग में खिसकाव के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कक्षा के विद्यार्थियों ने मेरे से कहा कि सर इसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि उनके मन में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैंने थोड़ा प्रयास किया है। आप देखिए ज़रा इसको। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन, चाहे वो वृद्धि हो मांग में और चाहे हो कमी, क्या कारण हो सकते हैं। तो मांग में परिवर्तन के कारण जो हो सकते हैं वो निम्नलिखित हो सकते हैं। पहले, स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, यानी वस्तु की कीमत पहले से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। दूसरा हो सकता है कि उपभोक्ताओं यानी ग्राहकों की आय में परिवर्तन, आय में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए। आय में वृद्धि होगी तो सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और आय में कमी हो जाएगी तो वस्तु की मांग में भी कमी हो जाती है। इसी प्रकार संबंधित वस्तुएं जिन्हें हम पूरक तथा स्थानापन्न के नाम से जानते हैं, इनकी कीमत में परिवर्तन होना। जो स्थानापन्न वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के बदले में करते हैं, अगर इनमें से एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता उसका त्याग करके उसकी दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। इसी प्रकार पूरक वस्तुएं जो मिला जुला कर प्रयोग की जाती हैं, इनमें अगर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता दूसरे वस्तु की मांग में कमी कर देता है। तीसरा जो हो सकता है मांग में परिवर्तन का कारण कि उपभोक्ताओं को ये ज्ञान हो जाए कि भविष्य में वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि की क्या संभावना है। अगर वस्तु की कीमत भविष्य में और बढ़ने वाली है तो वो वर्तमान में वस्तु की मांग को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार ऐसा लगे कि आने वाले समय में वस्तु सस्ती हो सकती है तो हो सकता है वर्तमान में उसकी मांग को कम कर दें। पांचवा कारण हो सकता है जनसंख्या में परिवर्तन का। किसी क्षेत्र विशेष में जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो लोगों की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और अगर किसी क्षेत्र विशेष से जनसंख्या का पलायन हो जाए या किन्हीं कारणों से जनसंख्या कम हो जाए तो मांग में भी कमी आ सकती है। और अगला और आखिरी जो कारण है उपभोक्ताओं की रुचि स्वभाव में परिवर्तन। किसी वस्तु विशेष के प्रति अगर उपभोक्ताओं के मन में रुचि या उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है, वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो वस्तु की मांग में वृद्धि कर दी जाती है और इसके जस्ट विपरीत स्थिति में मांग में कमी हो सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें से जो पहला कारण है हमारा, जिसमें हमने कहा है कि वस्तु की मांग में परिवर्तन सिर्फ कीमत के कारण। तो जब कीमत की बात आती है, ध्यान से सुनना आप, कि जब मांग में परिवर्तन सिर्फ कीमत के कारण होता है तो इसे हम कहते हैं मांगी गई मात्रा। यहाँ मात्रा शब्द याद रखना है अपन को कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कब होता है, जब मांग में परिवर्तन सिर्फ कीमत के कारण होता है। और इसका एक अन्य नाम भी है मांग में संचलन। चूँकि हिंदी भाषा में जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे लिख दिया है कि मांगी गई मात्रा और मांग में संचलन एक ही बात है, और ये दोनों जो हैं एक ही चीज़ है। और जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है यह सिर्फ कीमत के कारण होता है। अब कीमत में परिवर्तन जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे कि आगे देखें कि अगर अन्य चीज़ें स्थिर रहें, जो हमने पहले लिखी हुई थी मांग में परिवर्तन के कारण 6 कारण लिखे थे पहले, आप स्लाइड को थोड़ा-सा पीछे करके देख लीजिए। तो जो 6 कारण लिखे थे तो इसमें अपना जो पहला कारण है अपना कीमत वाला, कि अगर अन्य कारण स्थिर रहें दूसरे से 5वें तक या अन्य और भी हो सकते हैं, वो भी सिर्फ कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़ने के कारण, सिर्फ कीमत बढ़ने के कारण मांग पहले की तुलना में कम हो जाए तो इसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। यानी कीमत आपकी सिर्फ बढ़ रही है, उसी अकेले के कारण मांग पहले से कम हो जाए तो इसे मांग का संकुचन कहेंगे। और जबकि अन्य कारण स्थिर रहें और कीमत कम होने के कारण मांग पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाए। अब सिर्फ अन्य चीज़ें स्थिर हैं, यहाँ पे सिर्फ कीमत के कारण ही जो हो रहा है उसको ही हमें ध्यान रखना है। कीमत बढ़ने के कारण मांग कम हो जाए तो मांग का संकुचन है, और कीमत कम होने के कारण मांग ज़्यादा हो जाए तो इसे मांग का विस्तार कहेंगे। आगे हम देखते हैं कि वृद्धि और कमी क्या कहलाती है। तो ये होता है मांग में परिवर्तन के कारण। अब यहाँ मात्रा शब्द हट गया है, ध्यान रखना है हमें। मात्रा शब्द हट गया मतलब कीमत को हमें यहाँ पे स्थिर मान लेना है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसका एक अन्य नाम क्या है, मांग में खिसकाव। तो मांग में खिसकाव और मांग में परिवर्तन दोनों एक ही हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ जो मांग में परिवर्तन होगा वो कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से होगा। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि कीमत स्थिर रहती हुई, यानी कीमत में कोई परिवर्तन ना हो,
और अन्य कारणों से जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, लोगों की वस्तु के प्रति रुचि और स्वभाव में परिवर्तन आ गया या ज़्यादा करने लगे उस वस्तु की रुचि वो, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, कोई विशेष अवसर आ जाए, जिसके कारण कीमत तो ज्यों की त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माँग पहले से ज़्यादा हो जाए, तो इसे कहेंगे माँग में वृद्धि। वहीं दूसरी ओर कीमत स्थिर रहते हुए कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अन्य कारणों से उपभोक्ताओं की आय में कमी हो जाए, वस्तुओं के प्रति लोगों की रुचि में कमी हो जाए या किसी अन्य कारणों से जो पहले की माँग है उसमें कमी आ जाए या कम करने लगे माँग, तो उसे कहते हैं माँग में कमी। तो जब कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से माँग में परिवर्तन होता है, माँग पहले से ज़्यादा हो जाए तो वृद्धि और अगर माँग पहले से कम हो जाए तो कमी, और संयुक्त रूप में ये कहलाता है माँग में परिवर्तन। माँग में परिवर्तन के ही 2 भाग हैं, माँग में वृद्धि और माँग में कमी। आगे हम दोनों को एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले कॉलम में मैंने माँग में परिवर्तन, माँग मात्रा में परिवर्तन, जिसे हम माँग में संचलन भी कहते हैं, और दूसरे में माँग में परिवर्तन, जिसे माँग में खिसकाव भी कहते हैं। तो स्पष्ट है मात्रा जहाँ आ गई, वहाँ जो भी माँग पे परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ कीमत का परिणाम है। जबकि माँग में परिवर्तन जहाँ मात्रा नहीं आएगी दूसरे कॉलम में, यहाँ कीमत स्थिर रहती है और अन्य कारणों से माँग पर प्रभाव पड़ता है, माँग में वृद्धि हो सकती है और कमी हो सकती है। तो यही बात जो मौखिक बोल रहा हूँ मैं, आपको लिखित में भी मैंने दिखा दिया है इसमें कि माँग का विस्तार, अन्य कारण स्थिर रहें, केवल कीमत कम हो जाए, तब यह स्थिति निर्मित होगी। जबकि माँग में संकुचन क्या होगा, अन्य कारण स्थिर रहें और केवल कीमत अधिक हो जाए, तब यह स्थिति निर्मित होगी। तो ये दोनों विस्तार और संकुचन कीमत का ही परिणाम है। कीमत कम हुई जिसके कारण माँग बढ़ गई तो माँग का विस्तार, अन्य कारण स्थिर रहें, केवल कीमत अधिक हो जाए जिसके कारण माँग पहले की तुलना में कम होने लगी तो माँग में संकुचन। अब माँग में परिवर्तन देखते हैं। यहाँ कीमत जो है बिल्कुल आप स्टेबल मान लें, स्थिर मान लें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कीमत स्थिर रहेगी, अन्य कारणों से यह स्थिति निर्मित होगी, यानी पहले से ज़्यादा माँग होने लगी, कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से माँग में वृद्धि है। और कीमत स्थिर रहे और केवल अन्य कारणों से जो है कीमत पहले की तुलना में कम हो जाए तो ये माँग में कमी कहलाएगी। अब परीक्षा में जो अंतर आते हैं आपके, तो माँगी गई मात्रा में परिवर्तन और माँग में परिवर्तन, यानी माँग में संचलन और खिसकाव में अंतर आते हैं। पहला अंतर है कि इसमें जो माँग में परिवर्तन होता है केवल कीमत के कारण होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, और माँग में जो खिसकाव है या माँग में परिवर्तन है, इसमें कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से होता है। अब माँग में संचलन के 2 रूप होते हैं, पूर्व में भी देखा हमने, माँग में विस्तार सिर्फ कीमत में कमी के कारण और माँग में संकुचन सिर्फ कीमत में वृद्धि के कारण। माँग में परिवर्तन या खिसकाव के भी 2 रूप होते हैं, माँग में वृद्धि और माँग में कमी। अब कीमत को छोड़कर या अन्य कारणों से होती है, ये हमने देखा है। तीसरा जो अंतर है इसमें कि इसमें क्या होता है कि आप रेखा चित्र भी देख सकते हैं, इसमें बना हुआ है कि इसमें मांग वक्र का संचलन एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होता है। प्रारंभिक में स्थिति अगर अपन माने तो ओपी कीमत पर ओक्यू वस्तु की मात्रा मांगी जा रही है और एक संतुलन बिंदु एल निर्मित हो रहा है। अब अगर वस्तु की कीमत कम होकर ओपी से ओपी वन हो जाती है तो जो वस्तु की मांग है वो ओक्यू से बढ़कर ओक्यू वन हो जाती है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो जो संतुलन बिंदु है एल, वो एन की ओर खिसक गया है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है कि एक ही मांग वक्र पर संचलन हो रहा है एक बिंदु का दूसरे बिंदु की ओर। अगर कीमत कम होने के कारण मांग पहले की तुलना में बढ़ रही है तो संचलन एल से एन की ओर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर कीमत ओपी से बढ़कर ओपी टू हो जाती है तो यहाँ जो मांग मात्रा है ओक्यू से घटकर ओक्यू टू हो जाएगी और एल बिंदु से संचलन एन बिंदु की ओर हो जाएगा। तो यहाँ केवल संचलन होता है विस्तार और संकुचन के रूप में। वहीं दूसरा चित्र जो बाजू में बना हुआ है, इसमें मांग वक्र अपनी दाईं ओर या बाईं ओर खिसक सकता है। इसमें प्रारंभिक में ओपी कीमत दिखाई गई है और ओक्यू मात्रा दिखाई गई है, जिसमें डीडी मांग वक्र आप देख रहे होंगे। अब आगे की ओर इंक्रीज इन डिमांड लिखा हुआ है, आप देखें ओपी कीमत ज्यों की त्यों है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी मांग वक्र हमारा डीडी आगे की ओर या अपनी जो है दाईं ओर खिसक गया और नया मांग वक्र बन गया डी वन आगे की ओर। तो इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। वहीं दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि अन्य कारणों से कीमत स्थिर है, ओपी ही रहे, पर हमारा डीडी मांग वक्र पीछे की ओर या बाईं ओर खिसक जाए, जैसे डिस्क्रीज इन डिमांड लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं मांग में कमी। अब परीक्षा में आ जाता है मांग में विस्तार या मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर बताइए। तो इसको भी मैंने टेबुलेशन किया है कि इस दशा में अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है, हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। और मांग में वृद्धि में क्या होता है कि कीमत तो स्थिर रहेगी, अन्य कारणों से वस्तु की मांग बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है कि इसका अर्थ है कि कम कीमत पर वस्तु की ज़्यादा मांग, सिर्फ कीमत के कारण ही मांग ज़्यादा हो रही है।
जबकि मांग में वृद्धि में होता है कि वस्तु की कीमत वही है पर वस्तु की अधिक मांग। तीसरा जो पॉइंट है जिसको मैंने दूसरा डाल दिया है वो तीसरा है आपका कि इसमें मांग वक्र का संचलन चित्र भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने पूर्व की स्लाइड में भी बताया था आपको कि मांग वक्र का संचलन ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी एल से आप देख सकते हैं कि नीचे जो हमारा चित्र बना हुआ है एल से एम की ओर या ए से बी की ओर मान सकते हैं आप इसमें चित्र के अनुसार। और मांग वक्र नहीं बदलेगा इसमें, इसमें संचलन हो चाहे किसका हो, कुछ भी स्थिति निर्मित होने पर मांग वक्र उसी मांग वक्र पर संचलन एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होता है। लेकिन जो मांग में वृद्धि है इसमें क्या होता है कि मांग वक्र अपना जो है चूंकि वृद्धि हो रही है तो दाईं ओर या ऊपर की ओर खिसक जाएगा और पूरा का पूरा मांग वक्र नया बन जाता है, डी डी से नया डी वन मांग वक्र या डी टू मांग वक्र, जैसा भी चित्र में बताया गया है वैसा बनेगा, सीधा सीधा अपनी दाईं ओर या आगे की ओर खिसक जाएगा। अगला जो है हमारा मांग का संकुचन और मांग में कमी में अंतर। अब इसमें देखें ये जस्ट जो है विस्तार का अपोजिट हो जाता है कि कीमत में वृद्धि के कारण जबकि अन्य बातें स्थिर रह रही हैं तो कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो रही है। और मांग में कमी में क्या होता है, कीमत स्थिर रहेगी लेकिन अन्य कारणों से मांग कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने दिया है कि वस्तु की ज़्यादा कीमत पर वस्तु की कम मांग, जबकि मांग में कमी में क्या होता है, वस्तु की उसी कीमत पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है और वस्तु की कम मांग होगी। तीसरा जो संकुचन का है इसमें मांग वक्र का संचलन नीचे से ऊपर की ओर होगा, जबकि विस्तार में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे की ओर। आप चित्र देखें समझ में आएगा आपको। और मांग में कमी में क्या होता है, इसमें मांग वक्र अपनी बाईं ओर या पीछे की ओर खिसक जाएगा। मांग का संकुचन, मांग वक्र नहीं बदलता, चाहे विस्तार हो चाहे संकुचन हो मांग वक्र वही रहता है, केवल मांग वक्र का संचलन होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर। और मांग में कमी में क्या होता है, इसमें पूरा पूरा मांग वक्र ही बदल जाता है। इसके बाद मैंने आखिरी में इसमें डायग्राम बना दिया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड के रूप में। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हो गया आपका मांग में संकुचन। तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक में जो है 10 रुपये कीमत पर वस्तु की 10 इकाइयों की मांग की जा रही थी और जब कीमत को बढ़ाया गया है 10 से 20 कर दिया गया है तो मांग 5 इकाई की हो गई है। तो पहले ए बिंदु पर यहाँ संतुलन स्थापित हो रहा था और फिर संचलन होकर बी बिंदु पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार जो संचलन बिंदु है वो नीचे से ऊपर की ओर होगा। वहीं जो है बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व लिखा हुआ है तो पहले जो है 10 रुपये कीमत पर 10 इकाइयों की मांग की जा रही थी और हमारा जो ए बिंदु है ये जो पहला मांग वक्र बना हुआ है D1 ये निर्मित हो रहा था, लेकिन किन्हीं अन्य कारणों से कीमत वही है और मांग पहले की तुलना में कम हो रही है। 10 इकाइयों से घटकर 5 इकाई हो रही है तो मांग वक्र अपने पीछे की ओर या बाईं ओर पूरा पूरा खिसक रहा है और D2 नया मांग वक्र निर्मित हो रहा है और बी बिंदु पर संतुलन स्थापित हो रहा है। आशा करता हूँ छोटा सा प्रयास है आपको समझ में आया होगा।